हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हमारे आवर्त बीजी पाठों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से लेकर अगला टॉपिक चलते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है प्राग्नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो इससे पीछे के जितने टॉपिक थे उन पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अच्छे से बात कर ली। बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप वीडियो ज़रूर देखें। अदरवाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राग्नलिका का बीजांड में प्रवेश। प्राग्नलिका किस में प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। तो देखो, प्राग्नलिका का जो बीजांड में प्रवेश होता है ना, तो बीजांड आपका कहाँ मिलेगा? आपको बीजांड कहाँ मिलेगा? आपको ओवरी में मिलेगा, ओवरी मिलेगा बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश, 3 सेल ऊपर होती है। अरे ये मैकेनिज्म तो एकदम अंगुलियों पे याद कर लो, ये भूलो ही मत, क्योंकि सारा काम इसी से पढ़ने वाला। 3 सेल ऊपर होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। 1 सेल बीच में होती है, केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। 3 सेल नीचे होती है, जिनमें 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका। क्लियर? ठीक है। अब प्राग्नलिका इसमें आएगी। क्या आएगी? प्राग्नलिका। अच्छा, प्राग्नलिका जब बीजांड में प्रवेश करती है तो प्राग्नलिका बीजांड में प्रवेश करने का उसके पास एक ही रास्ता होता है, बीजांड द्वार। क्या? बीजांड द्वार। लेकिन उसके आने के तरीके हैं 3। आएगी इधर से, लेकिन आएगी 3 तरीके से। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो जो प्राग्नलिका है वो निभाग से होती हुई इसमें प्रवेश कर सकती है। एक तरीका आपका है, जो प्राग्नलिका है वो डायरेक्ट बीजांड द्वार से अंदर आ सकती है। और एक और आपके पास जो तरीका है, प्राग्नलिका अध्यावरणों को तोड़ती हुई अंदर आ सकती है। 3 तरीके बता दिए मैंने। एक निभागी प्रवेश, एक बीजांड द्वारी प्रवेश और एक अध्यावरणीय प्रवेश। जब बीजांड द्वारी प्रवेश की बात करें तो डायरेक्ट प्राग्नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाएगी। अध्यावरणीय प्रवेश की बात करें तो प्राग्नलिका अध्यावरणों को तोड़ती हुई बीजांड में प्रवेश करेगी। और निभागी प्रवेश की बात करें तो निभाग को तोड़ती हुई इसमें प्रवेश करेगी। 3 तरीके हो गए। इसके अलावा वो चौथे तरीके से नहीं आती। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्राग्नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने कहा था आप लास्ट में करो, इसको यहाँ से हटा देना। ये क्वेश्चन पहले से लिखा होगा, ठीक है। प्राग्नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरह से प्रवेश होता है। एक बीजांड द्वारी प्रवेश, अधिकांश पादपों में ऐसा ही होता है। जब प्राग्नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। एग्जाम्पल आप लिख देना अधिकांश पादप। नेक्स्ट अगर आप बात करो निभागी प्रवेश, किसकी बात कर रहे हो? एग्जाम्पल याद रखना, केजुराइना बिटुला। क्या याद रखना? केजुराइना बिटुला। बिना एग्जाम्पल आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। पर परागण की विधियां, परागण की विधियां, परागण के प्रकार, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। अध्यावरणीय प्रवेश, जब प्राग्नलिका बीजांड में अध्यावरण से होती है प्रवेश करती है तो क्या कहलाता है वो? अध्यावरणीय। कुकरबिटा, कुकरबिटेसी फैमिली में जो आते हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, आप उतार भी लेना, मैं धीरे धीरे इसको। ये 3 डायग्राम है लास्ट में, तो इन 3 डायग्राम को आप पहले उठा लेना और एक आप टॉपिक डालना कौन सा। जैसे यहाँ पे दे रखा है पोरोगेमी, ये इंग्लिश में दे दिया, आप हिंदी में लिख लेना। कौन सा लिखोगे? बीजांड, ये वाइट है इसमें दिखेगा नहीं, बीजांड द्वारी। क्या लिखोगे इसको? बीजांड द्वारी। इसको आप चेलजोगेमी को क्या लिखोगे? निभागी प्रवेश। ये निभागी प्रवेश। और ये हो गया आपका अध्यावरणीय प्रवेश। ये 3 डायग्राम आपको बनाने हैं, पर्टिकुलर एक एक के नीचे बनाना। पहले टॉपिक बीजांड द्वारी, ये बना लेना, फिर दूसरा टॉपिक डालना, फिर ये बना लेना, फिर तीसरा टॉपिक डालना, ये बना लेना, ठीक है। एक साथ बना सकते हो लेकिन अलग अलग बना लेना, सही लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका हो जाता है। यहाँ तक बात आ जाती है। फिर बात आती है कि प्राग्नलिका भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेगी। ये प्राग्नलिका की अगर हम बात कर रहे हैं आगे, तो वो भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेगी आगे। तो भ्रूणकोश जो है वो अंदर है,
और यहाँ ऊपर 3 सेल है, बीच में 2 केंद्रक, नीचे 3 सेल। तो अब प्रागनलिका का आना किधर से भी हो, चाहिए ऊपर से आए इधर से आए, जाएगी तो बीजांड द्वार से। और अब जाना है किस में, इसको भ्रूणकोश में। किस में जाना है, एम्ब्रियो सेक में जाएगी। अब एम्ब्रियो सेक में भी ये 3 तरीके से जा सकती है। कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास 3 सेल है, इन 3 सेल के अंदर ये बीच वाली सेल हमने मान ली एग सेल, और साइड वाली सेल हमने मान ली साइनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिकाएं। तो ये इसके अंदर जाएगी तो या तो ये ऐसे जा सकती है प्रागनलिका, एक सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका के बीच से। एक कंडीशन आपकी ये होती है, ये कंडीशन होगी। एक कंडीशन आपकी ये होती है कि वो एक सहायक कोशिका को तोड़ते हुए अंदर जाए। दूसरी कंडीशन, 2 कंडीशन। एक स्थिति में कैसे जा सकती है वो, एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से, एक, ठीक है। और एक स्थिति में कैसे जा सकती है वो, एक स्थिति में जा सकती है वो सहायक कोशिका तथा इसके पास क्या है, भ्रूणकोश है ना, भ्रूणकोश तो है, सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति के बीच से। ये तीसरा तरीका। 3 तरीके हो गए। एक तो जा सकती है वो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से, एक जा सकती है सहायक कोशिका को तोड़ते हुए, एक जा सकती है वो सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति के बीच से। ध्यान रखिए, अंड कोशिका को कभी नहीं तोड़ेगी और तोड़ भी मत देना, गलत हो जाएगा वो, अंड कोशिका नहीं टूटती है। ये 3 केस हैं इसके, तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं, कॉमन सी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 बात लिखी है आपके सामने, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से, सहायक कोशिका को भेदते हुए, या फिर भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद क्या करेगी। जैसे ही प्रागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है तो प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। देन एक सहायक कोशिका पहले ही नष्ट हो जाती है, उसके आने से पहले ही एक सहायक कोशिका बाद में नष्ट होती है। भ्रूणकोश में प्रवेश निम्नलिखित चरणों द्वारा होता है। तो कौन से घटक बनते हैं अपने, कौन कौन सी स्टेप बनती है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, एक सहायक कोशिका पहले ही नष्ट हो जाती है, एक सहायक कोशिका बाद में नष्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस की हमने बात की थी, कोशिकीय स्थूलन की हमने बात की थी। तो कोशिकीय स्थूलन आपको पता सहायक कोशिका के ऊपर रहता है, इसको तंतुरूपी समुच्चय कहेंगे हम। आप मैंने लिखवाया भी है आपको, तंतुरूपी समुच्चय होता है वो, ठीक है। ये तंतुरूपी समुच्चय जो होता है, जैसे ये सहायक कोशिकाएं 2 हैं, ये अंड कोशिका है, तो इनके ऊपर देखो ऐसे पेड़ जैसी संरचना से दिखाई दे रही होगी आपको। इसको आप फिलीफॉर्म अपरेटस कहोगे, यानी तंतुरूपी समुच्चय कहोगे। ये तंतुरूपी समुच्चय जो होता है, ये भी अपनी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा ताकि वो अंदर आ जाए। साथ साथ जब सहायक कोशिका टूटकर इसके कोशिका द्रव में आती है तो वो प्रागनलिका के टिप को तोड़ने का भी काम करती है। सहायक कोशिका के अंदर मतलब रसायन होते हैं, जब ये टूट के घुल के इसके अंदर आ जाएगी बीच में, तो ये उसके टिप को भी तोड़ देगी, ठीक है। देन क्या होगा कि अब बचा क्या आपके पास, एक तो ये द्वितीयक केंद्रक, ये द्वितीयक किसका केंद्रक है, केंद्रीय कोशिका का, और एक बचा आपके पास, एक बची अंड कोशिका। बस 2 ही चीजें बची है। देन ये जो आपके पास पोलन ट्यूब आई, ये फट जाती है, ये फट गई। जैसे ये फट जाती है तो इसके दोनों नरयुग्मक बाहर आ जाते हैं। अब बस यही बचा है इसमें, सारा मामला फिनिश हो गया। भ्रूणकोश में, यानी भ्रूणकोश में बचा क्या है, एक तो द्वितीयक केंद्रक, क्या बचा है, ऊपर की प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट, 2 सहायक कोशिकाएं भी नष्ट, ये भी नष्ट। अब बचा क्या, एक तो अंड कोशिका और बीच में क्या है, एक द्वितीयक केंद्रक। और आया क्या, नया क्या आया, प्रागनलिका अंदर आगे फट गई, और प्रागनलिका के आगे जो प्रागनलिका का जो नलिका केंद्रक था वो भी खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देन उसके पास सिर्फ 2 नरयुग्मक बचे, वो अंदर आ जाते हैं। इतना सा याद रखो आप, ठीक है। अगर आप इसको देखें, प्रागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश करने से
पहले ही कभी कभी ये होता है एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है या फिर खुद तोड़ देती है वो, दूसरी परागनलिका में प्रवेश के बाद नष्ट होती है और दूसरी सहायक कोशिका ये 2 बार लिखा गया, ठीक है, परागनलिका के प्रवेश के बाद नष्ट होती है। नष्ट हुई सहायक कोशिका साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद नलिका के शीर्ष पर एक छिद्र बना देती है। सहायक कोशिका में ऐसे रसायन होते हैं जो साइटोप्लाज्म में घुल जाते हैं, और जो परागनलिका है, ये नलिका जो लिखी ना परागनलिका, इसके टिप पर क्या बना देंगे, छेद बना देंगे, और दोनों नैरुग्मक साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। किसके साइटोप्लाज्म में, आप किसकी बात कर रहे हो, आप भ्रूणकोश की बात कर रहे हो, तो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इस दौरान प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है तथा शीघ्र ही दोनों नैरुग्मक में से एक नैरुग्मक अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है और दूसरा नैरुग्मक द्वितीयक केंद्रक के पास। आपके एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, आप उसी को समझने की कोशिश करोगे और उसी से आप समझाओगे जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये देखो आपके एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे परागनलिका अंदर जा रही है, यहाँ अंदर जाने के बाद यहाँ पे दिखा रखी है एक सहायक कोशिका, ठीक है, और ये अंड कोशिका और ये द्वितीयक केंद्रक। क्या दिखा रखा है, द्वितीयक केंद्रक। ये ऐसे बोल रहा है कि एक सहायक कोशिका पहले ही नष्ट हो गई थी, सिर्फ एक सहायक कोशिका दिखाई है, समझ में आ रही है बात। और ये एक अंड कोशिका, ये द्वितीयक, एक आने से पहले ही नष्ट हो गई। ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, चला क्यों नहीं, वाइट था क्या, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो दोनों नैरुग्मक, ये दोनों नैरुग्मक बाहर आ जाते हैं। एक नैरुग्मक धीरे धीरे किसके पास चला जाता है, ध्रुवीय केंद्र के पास चला जाता है, और एक नैरुग्मक किसके पास चला जाता है, अंड कोशिका के पास चला जाता है। आपको एनसीईआरटी वाला यही डायग्राम देना है और यही आपको बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अक्सर एनसीईआरटी के डायग्राम डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये आरेखीय निरूपण बताइए आप कि परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर रही है, इसका निरूपण कीजिए चित्र द्वारा। तो सिर्फ चित्र ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट यही चित्र पूछेगा वो। तो आपको ये डायग्राम मैंने लास्ट में दिखाया, ये वहीं उतारना है। हमने स्लाइड अरेंज करने के हिसाब से इसको लास्ट में लगा दिया, तो आपको ये कहाँ उतारना है, इस टॉपिक के जस्ट आगे। ये था ना, इस जस्ट टॉपिक के जस्ट आगे वो परागनलिका जो फटती है, वो रैप्चर हो रही है, वो डायग्राम आपको उतार लेना है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की। किसकी बात करेंगे, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की। ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन आवर्त बीजी पादपों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है, ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। और इतना ध्यान रखो आप, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन जहाँ होता है वहीं पर एंडोस्पर्म बनेगा, यानी भ्रूणपोष बनेगा। दोनों चीज़ें आप याद रखें, एम्ब्रियोसेक और एंडोस्पर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। आप यदि ऐसे बोलते हो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, तो देखो हिंदी वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश वर्ड इनके टर्म्स याद रख लो आप। एक को बोलते हैं एम्ब्रियोसेक और एक को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो आपको अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम लगा रखा है, बहुत ही क्लियर कट डायग्राम है एकदम, ठीक है। आप ये डायग्राम आराम से बना लेना, आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई डायग्राम नहीं दे रखा तो आप समझने के लिए डायग्राम बना लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ वाला डायग्राम बना सकते हैं, और एनसीईआरटी में रहेगा तो एनसीईआरटी वाला ही पहले बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये एक बड़ा क्लियर कट डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल कलरफुल, ऐसे कलरफुल कलर का यूज आप भी कर सकते हो। तो ये यहाँ की स्ट्रक्चर बता रहा है, ये आपका पता है कार्पल होता है, ये क्या होता है, कार्पल। कार्पल या आप इसको हिंदी में कहोगे अंडप। क्या कहोगे, अंडप। ये अंडप है और अंडप के अंदर ये बीजांड की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, क्लियर। ये बीजांड की स्ट्रक्चर है। अब इस बीजांड की स्ट्रक्चर को आगे आप बता रहे हो, तो ये आपकी पोलन ट्यूब आई। पोलन ट्यूब में जैसे पोलन ट्यूब फटती है तो दोनों मेल गैमेट बाहर आ जाते हैं, ये मेल गैमेट बाहर आ गए दोनों। ये ऊपर की प्रतिमुखी कोशिकाएं, इसमें नष्ट करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट दिखा रखा है, ठीक है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका है। ये इसलिए दिखा रखा है ताकि चीज़ें ये समझ में आ जाए कि कौन किससे जुड़ रहा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ये खाली कर देगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सी किससे जुड़ रहा है। नाम नहीं लिखे ना, तो डायरेक्ट इस तरीके से दे दिया। तो जैसे ही दोनों नरिग्मक आए, एक तो जो नरिग्मक है वो किससे जुड़ गया, इन दोनों से जुड़ गया,
ये जुड़ गए यहाँ पे आके, अलग कलर का कर देते हैं, इसमें अलग कलर का ही दिखा रखा है वैसे, और एक जो है वो इससे जुड़ जाता है। बाकी इन ये तो नष्ट हो ही जाती हैं, ये तो नष्ट हो ही जाती हैं, यही तो है अपना, ये से जुड़ गया, ठीक है। जब इससे जुड़ता है स्टार्ट में एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है, आप ध्यान देंगे इस बात में, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है, देखो इन टॉपिकों को आप सही से क्लियर करें, क्योंकि इन पे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, यहाँ से तो बहुत बनते हैं। प्रश्न वो कोई भी दे दे, जैसे इसकी जो प्रतिमुखी कोशिका में एक जो बीच वाली प्रतिमुखी कोशिका है वो द्विगुणित है या अगुणित, ऑब्वियसली अगुणित है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उसने अलग ही प्रश्न बना दिया ऐसे, ठीक है। तो नरयुग्मक, एक नरयुग्मक किससे जुड़ रहा है, अंड कोशिका से, एक नरयुग्मक किससे जुड़ रहा है, ये नरयुग्मक आपका एन है भाई, याद रहे बात, कैसा है, दूसरी अंड कोशिका कैसी है, एन, दूसरी अंड कोशिका कैसी है, एन, क्लियर, एक नरयुग्मक एन, दूसरी अंड कोशिका एन, दोनों से जुड़ जाता है। अब जो स्ट्रक्चर बनती है आपकी 2n वाली बनती है भाई, अब आपकी जो स्ट्रक्चर बनती है, रन रोको, ओके। तो एक नरयुग्मक से एक वो एक अंड कोशिका से एक नरयुग्मक जुड़ गया, बाहर से आई हुई चीज क्या अपने पास, ये नरयुग्मक है, ये तो पहले से भ्रूणकोश में पड़ी है, तो एन एन मिलके क्या हो गया 2n, द्विगुणित। अब जो द्विगुणित चीज बनी है उसको आप युग्मनज कह रहे हो, यानी जायगोट कह रहे हो, ये जायगोट बन गया, ये जायगोट आगे जाके भ्रूण बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, और ये भ्रूण आगे जाके बीज बना लेगा। अब इस बीज को चाहिए पोषण, क्या चाहिए, लेकिन यहां दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो बीच में 2n कंडीशन है, जिसको आप क्या कह रहे हो, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, जो केंद्रीय कोशिका का है, केंद्रीय कोशिका के दो नाम है, द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, ये 2n है ऑलरेडी, nn से बड़ा नहीं है, 2n है। अब एक नरयुग्मक आपका बच गया, वो इससे जुड़ जाता है, नरयुग्मक जुड़ गए इससे, और स्ट्रक्चर जो बनी वो 3n वाली बन गई, क्या बन गई, 3n की जो बन गई, देखो यहां लिख भी रखा है 3n का जो बना, अब ये इससे बनेगा एंडोस्पर्म, यानी भ्रूणपोष, और ये भ्रूणपोष जो है उसको पोषण देना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, यहां पर ये निषेचन हुआ, ये दो पहले से थे, एक और जुड़ गए, ये निषेचन हुआ, निषेचन कितनी बार हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विनिषेचन, क्या बोलेंगे, ये दो पहले से थे, एक और जुड़ गया, तो कितने जुड़ गए, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिक संलयन, इसी को हम कहते हैं द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया। क्लियर तरीके से आपको ये बात याद रह जानी चाहिए कि सर यहाँ पे दो बार निषेचन हो रहा है, दो बार निषेचन कैसे, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से जुड़ रहा है तो पहला निषेचन तो ये, एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़ रहा था दूसरा निषेचन ये। अब आपसे पूछता है कि त्रिक संलयन क्या है, तो आप बोलोगे सर जब द्वितीयक केंद्रक के पास जो दोनों नरयुग्मक हैं वो भी तो अलग अलग आए थे, एक नीचे से आया था एक ऊपर से, तो दो आके जुड़ गए थे, एक और आके उनमें जुड़ गया था, तो यह 3 का संलयन हो गया, इस क्रिया को हम त्रिक संलयन कहेंगे। तो ये आपकी द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया हो जाती है। ये आप देखोगे आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, कितनी बार होती है, 2 बार होती है, इसे द्विनिषेचन अथवा दोहरा निषेचन कहा जाता है। दोनों नरयुग्मक स्वतंत्र होने के कारण एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है और एक नरयुग्मक किससे साथ जुड़ता है, अच्छा एक पहले इसका बता रखा है, अंड कोशिका से जुड़ता है, फिर वो क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज,
इसे प्रथम निषेचन, ये पहला निषेचन होता है या सत्य निषेचन कहा जाता है। दूसरा नरयुग्मक, ये एक सही कर लेना आप, ये दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़कर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। द्वितीयक केंद्रक, 2 अगुणित केंद्रक पहले से होते हैं द्वितीयक केंद्रक में, तथा एक नरयुग्मक के मिलने से 3 अगुणित केंद्रक वाली संरचना बन जाती है। ऑब्वियसली आप इसको क्या कहोगे? त्रिक संलयन। बात समझ में आई आपको? त्रिक संलयन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे चलकर, युग्मनज से तो बन जाएगा भ्रूण, और भ्रूण बनता है, ठीक है, भ्रूणपोष इसे बीज के निर्माण के लिए पोषण प्रदान करता है। अब युग्मनज से तो बना भ्रूण, और 3n वाली कंडीशन से क्या बना? भ्रूणपोष, और ये भ्रूणपोष इस भ्रूण से बनने वाले बीज को क्या देगा? पोषण देगा। ये बात इस तरीके से लिखी हुई है। अब यहां पर ये साइंटिस्ट का नाम है नवास-चीन, एक साथ कर दिया इसको, जैसे नवास-चीन, वैज्ञानिक नवास-चीन ने फ्रिटिलेरिया और लीलियम नामक पौधों में द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की खोज की थी। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की अगर हम बात करें तो फ्रिटिलेरिया और लीलियम पादप से खोजी गई थी। अब अगला प्रश्न आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन तो ये है कि जहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ एंडोस्पर्म डेफिनेट बनेगा। एंडोस्पर्म कैसे बन सकता है? एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, दोहरा निषेचन होगा, तभी तो एंडोस्पर्म बनेगा। एक तो इसका सिग्निफिकेंस ये है। दूसरा ये है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो किसको पोषण देता है? बीज को। और एंडोस्पर्म के पास क्या है? मादा के गुणसूत्र भी है और नर के भी है, दोनों के गुणसूत्र हैं। नर और माता के गुणसूत्रों से बनी हुई कोई चीज अगर पोषण दे रही है तो योग्य संतति प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी? योग्य से। ये दो आपके सिग्निफिकेंस है, ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? तो आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। द्विनिषेचन होगा तो भ्रूणपोष बन जाएगा। दूसरा, इसमें नर व मादा दोनों के गुणसूत्र होते हैं, इसे ग्रहण करने पर योग्य संतति प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी बात रहेगी एंडोस्पर्म की। ठीक है, एंडोस्पर्म की नेक्स्ट बात रहेगी। तो इतनी चीज़ें आपने समझी, ठीक है, और आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आपके पास ही क्लास लगती है, आप क्लास के बाद में भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो टॉपिक के आगे का जो टॉपिक है वो हो सकता है मैं गैप लगा के अगली क्लास में ले लूँ, लेकिन मैं एक साथ इतना बड़ा टॉपिक नहीं करूँगा। तो इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।